नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड तेजी से बदल रहा है, ये बात उनकी ओर से कही गई, जहां उन्होंने कहा कि यहां सरकार के द्वारा लिए गए फैसले अब देश भर में चर्चित होते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे यह भी कहा कि उत्तराखंड में किए गए कार्यों का संदेश देश भर में तेजी से पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई और जहां अब दूसरे राज्य भी इसको आत्मसात करने पर विचार कर रहे हैं। आगे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए। हम लोग शुरू करते हैं देवभूमि उत्तराखंड में, उसका संदेश पूरे देश के अंदर जाता है। आज जैसे हमने यूसीसी का कानून देश की आजादी के बाद सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और अब पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ गया है। भारतवर्ष के हमारे अन्य राज्य भी यूसीसी लागू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विधानसभाओं में ये कानून पास कर दिया है। अब हमने जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मजाक जिहाद, अतिक्रमण, इसके खिलाफ जो कार्रवाई की, कुछ लोगों ने कहा कि उस समय ये सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी, वहां पर भी ये मुद्दे अब प्रमुखता से उठ रहे हैं। वहां की सरकारें भी अब इन पर काम कर रही है। इसका मतलब साफ है कि देश अब आंखें बंद करके नहीं, खुले आंखों से देशवासी आज की कार्रवाइयों को देख रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा की कल एक अहम बैठक होने जा रही है और जहां संगठन और सरकार के अहम लोग भी शामिल रहेंगे। जानकारी देते चले कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर भी चर्चा होगी। तो साथ ही साथ सरकार की ओर से संगठन को और भी मजबूत करने के साथ साथ जो भी चर्चित इस समय मुद्दे हैं उन पर भी विचार मंथन किया जाएगा। जहां आपको जानकारी देते चले कि भाजपा के चुनाव के लिए भी रणनीति को बनाया जाएगा और जहां सभी नेता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कोई विषय बना नहीं है, कुछ विषय है, संगठनात्मक विषय है, उन विषय में चर्चा करनी है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हमारे अनिल जी हैं, इसलिए सबका आगे एक बार बैठकर कोई विषय रहता है, उन विषय का तो चर्चा करते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण राज्य सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गया है, जहां 15 फरवरी से 25 मई तक प्रदेश भर में आगजनी की 394 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं, जहां जंगलों की अग्नि बढ़ती जा रही है। तो वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि प्रदेश भर में 5500 से अधिक फायर वॉचर और वन विभाग के कर्मचारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और अब तक 331 हेक्टेयर से भी अधिक जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जहां एक और देश और दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज पर बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स, कार्यशाला और डिबेट्स हो रही हैं, थीसिस लिखी जा रही हैं, वहीं हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो 70% से ज़्यादा वन आच्छादित है और जिसे जल, जंगल, जमीन का प्रदेश कहा जाता है, वहां आजकल वनाग्नि का प्रकोप लगा हुआ है। हर वर्ष सीजन शुरुआत होते ही इस तरह का प्रकोप देखने को मिलता है। एक बड़ा मोटा भारी भरकम बजट होता है वन विभाग के पास, वो कहाँ खर्च हो रहा है, क्या रोड मैप है, क्या रणनीति है, किसी को कुछ पता नहीं। आखिर एक मंत्री जो वन विभाग का मंत्री है, वो जब अपने विभाग में टोटल फेलियर साबित हुआ है, तो उस पर क्या हीरे और लाल जड़े थे कि आपने संवेदनशील और बड़ा गंभीर विभाग, स्वास्थ्य विभाग भी उसको सौंप दिया धामी जी।
सुबोध उनियाल जी बिल्कुल अकर्मण्य मंत्री हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। 331 हेक्टेयर जंगलों का जल जाना अभी सीजन के शुरुआत में बहुत कुछ बतलाता है वन विभाग और वन मंत्री के बारे में। ऐसे में ये जो वन्य जीव हैं वो कितना परेशान और हताहत हो रहे होंगे। कई लोग इस वनाग्नि में चोटिल हो जाते हैं, उनके लिए आपके पास क्या मुआवजा है? क्या आपके पास वनों में आग लगाने वाले जो आरोपी हैं उनके लिए दंड आपने सुनिश्चित किया? आप जब तक क्षेत्रीय जनता को इसमें शरीक नहीं करेंगे वनाग्नि को बुझाने में, तब तक आप अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते। बहुत ही चिंतनीय और हृदय विदारक स्थिति बनी हुई है। इतनी गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, हम सबके एग्जिस्टेंस के और सस्टेनेंस का सवाल है। और कहीं ना कहीं एक पौधे को वृक्ष लगने में, बनने में कितने सालों साल लग जाते हैं। तो ऐसे में तो और भी ज्यादा इन जंगलों का महत्व बढ़ जाता है। और हम पूरे नॉर्दर्न इंडिया को ऑक्सीजन कवर देते हैं, एक ऑक्सीजन लेयर देते हैं नॉर्दर्न इंडिया को। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ से जो खुशनुमा आबो हवा की बयार बहती थी वो उन लोगों का जीवन भी सकुशल बनाती थी। तो ऐसे में आज हमारा ही जीना इस गर्मी में मुहाल है, क्योंकि वनाग्नि पर कोई भी रोकथाम के लिए कारगर कदम नहीं उठाए। आप सबको मालूम है कि ये जैसे तापमान बढ़ रहा है, ये केवल उत्तराखंड का ही नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। लगातार तापमान का बढ़ना, मानसून की अनिश्चितता और सूखे की स्थिति, ये कई कारण ऐसे हैं जिसने हर वर्ष वनाग्नि के प्रति जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं उसके प्रति हमको हमेशा अलर्ट करने का काम किया है। और जिससे अभी सुशांत जी बता रहे थे, इसका बहुत बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। और खासकर इस बार थोड़ा एक हम लोगों के लिए सुकून की बात यह है कि इस बार जो अल नीनो है उसके ठीक ठाक रहने की संभावना है। तो लगता है कि मानसून समय से आ जाएगा। और लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 वर्षों में कि कोई भी फायर इंसिडेंट को कंट्रोल करना चैलेंजिंग है, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज में लगे, सिविल एरियाज में लगे या किसी कस्बे में लगे, क्योंकि रिस्पांस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम गोल्डन आवर जिसको 1 घंटा कहते हैं, 1 घंटे के अंदर हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वो वनाग्नि घटनाएं अधिक स्प्रेड होने की और भयावहता पकड़ने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हमारा पहला जो एफर्ट है कि विदिन 1 आवर, विदिन 1.5 2 आवर्स हम उस जगह पे पहुंचकर उसको नियंत्रित करें। और ये खुशी की बात है कि हमारे वन विभाग के कर्मचारी, फायर वॉचर्स, स्थानीय समुदाय जो इसमें लगे हैं वो यथासंभव समय अनुसार पहुंचकर वन क्षेत्र में बांझ वन हो या चीड़ वन हो, वो वनाग्नि को नियंत्रित करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे घटनाएं, जैसे मैंने कहा 375 घटनाएं, उनमें से कोई भी घटनाएं ग्राउंड फायर से संबंधित नहीं है जिसमें पूरे के पूरे पेड़ जल जाते हैं। ये ज्यादातर ग्राउंड फायर और सरफेस फायर से संबंधित है, क्रीपिंग फायर से संबंधित है, जिसमें सूखी पत्ती, घास यही जले हुए हैं। तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना इसमें नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में इन दिनों सबसे बड़ी दिक्कत पैदल मार्गों पर घोड़े और खच्चरों की लीद से हो रही है। और जहां चारधाम तो वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ और यमुनोत्री में जगह जगह फैले कीचड़ से यात्रियों के लिए चलना भी बेहद ही परेशानी भरा हो गया है। और जहां बदबू, फिसलन और संक्रमण का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर श्रद्धालु लगातार अपनी नाराजगी को भी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में रोपवे बनने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों की थोड़ी शिकायत घोड़ों की लीद से थी कि साहब वो पानी जो आता है, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि अब यहाँ पर रोपवे बनने वाला है, रोपवे बनने से सारी समस्या हल हो जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे बन रहा है, केदारनाथ में भी रोपवे बन रहा है। बाकी हमने सबसे कहा भाई ये तपस्या की भूमि है, अगर आप चाहोगे कि मैदानी इलाके की तरह संसाधन और सब यहाँ सुलभ रहें तो ये संभव नहीं है। ये तपस्या की भूमि है, थोड़ा यहाँ कठिनाई होती है और तप करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अब बताया है भी, सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि घोड़े की लीद से अब उसके अंदर जो है पिरूल मिला करके वो फायर बॉल्स बन रही हैं, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है। तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा और इसका उपयोग हो जाएगा। जो हम काउडंग, ये जो घोड़े की डंग को हम फेंकते हैं, तो ये सब बातें रखी गई हैं और इस पर विचार किया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां परवादून बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया गया। जहां आपको बता दें कि समारोह में विधायक ब्रजभूषण गौरेला समेत नगर पालिका के अध्यक्ष भी मौजूद रहे, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष फूल सिंह वर्मा, तो वहीं सचिव मनोहर सैनी सहित सभी पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ को ग्रहण किया। और जहां इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने प्रमाण पत्र प्रदान कर पदाधिकारियों को माला पहनाकर भी सम्मानित किया। तो वहीं समारोह में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन से जुड़ी समस्याओं को उठाते हुए स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति और अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण में भी सहयोग की मांग की है। इस पर जनप्रतिनिधियों ने हर संभव सहायता तो वहीं सहयोग का भी भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अब खबर नैनीताल से है, जहां चाइना पीक ट्रैकिंग के दौरान एक युवक गहरी खाई में जा गिरा और जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने सफल बचाव अभियान को चलाकर उसकी जान बचाई है। जहां आपको जानकारी देते चले कि मुरादाबाद के निवासी 24 वर्षीय साजिद अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने आया था और जहां ट्रैकिंग के दौरान अचानक से संतुलन बिगड़ने से वह करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा और जहां गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, तो वहीं दुर्गम रास्तों से ट्रैक करते हुए घायल युवक तक पहुंच बनाई गई और जहां टीम ने सावधानी पूर्वक युवक को खाई से बाहर निकाल लिया है, तो साथ ही साथ स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया, जहां युवक के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण प्राथमिक उपचार उसे दिया गया और जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय के लिए भेज दिया गया है। अब खबर डोईवाला से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ पहाड़ी गांव गडूल में ईठा राना में आज भी ग्रामीण खराब सड़क से बेहद ही परेशान है। जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली करीब 9 किलोमीटर की सड़क पिछले 3 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है। आपको जानकारी देते चले कि मानसून नजदीक आने के साथ ही साथ ग्रामीणों की चिंता अब और भी बढ़ गई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अधूरी सड़क और धीमी निर्माण गति के कारण रोजमर्रा की आवाजाही भी अब प्रभावित हो रही है, जबकि बरसात में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। जहां गडूल के क्षेत्र में पंचायत सदस्य रविंद्र रावत और ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने भी निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग उठाई है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने प्रशासन से मानसून से पहले सड़क निर्माण पूरा कराने की मांग की। तो वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही काम को शुरू नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब पिछले दिनों दिसंबर में जब यहाँ पर जनता दरबार लगा था, डीएम साहब यहाँ पर आए थे, तो मेरा भी उस जनता दरबार में आना हुआ था और उस दिन जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। जबकि डीएम साहब जिस दिन आए थे यहाँ पे ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि ये ठेकेदार काम जो है तरीके से नहीं कर रहा है और काफी सारी इसकी अनियमितता अन्य मतलब जो काम की जो क्वालिटी है वो भी बहुत खराब है और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी मेरी पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से बात हुई है। मैंने बोला एक तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई है, जबकि उस दिन इन्होंने बोला था कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, इसमें इन्होंने जो सिंचाई की नहरें थी जो खेतों की सिंचाई के लिए जाती थी वो क्षतिग्रस्त इनकी वजह से हुई है, वो अब तक चालू नहीं हो पाई। पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त है। जब यहाँ पे दरबार लगा था तो हमने एक एप्लीकेशन दी थी, तो उस पर ये बोला गया था कि हमने ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया, जबकि ठेकेदार वही काम कर रहा है। हमने इसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही रोडी वही पत्थर ही का कच्चा पत्थर काट के इन्होंने ही डाला है। अब इन्होंने ये कटिंग कर दी गाँव के आसपास घरों के नीचे। इसमें ना तो कोई प्रोटेक्शन दिया है, बरसात सर पे खड़ी है, पूरी एक पुल हमारा बह चुका है पीछे, आपने देखा होगा, उस पर भी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। बरसात में इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी? हमारे रोड नहीं बन रही, पोल है ऊपर, नीचे वो रास्ता है, खड़ी कटिंग कर दी। अब वो पोल नीचे आएंगे, जब बरसात में बरसात होगी तो सड़क टूट जाएगी। ये सारा पानी आता है, रोड बना दो, पुश्ते पास्ते लगा दो, नाली बना दो पीछे से। हमारा तो बरसात के टाइम में यहाँ नीचे पानी आता है, अपने कमरे में देखो कितनी दरारें पड़ रखी है, देखने की बात है वो तो सब देख सकते हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी परविंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार लगातार तेजी से चलाया जा रहा है और जहां अप्रैल माह से शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत पुलिस के द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव, हुड़दंग और रेस ड्राइविंग के साथ साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और जहां एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि 3 अप्रैल से मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहल पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी और जहां सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शहर भर में व्यापक चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार में गाड़ी को दौड़ाने वाले और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। 3 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे ऑपरेशन प्रहार जनपद देहरादून पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जो आवश्यक दिशा निर्देश हमें दिए गए थे उसके अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में खासकर ड्रंक एंड ड्रिवन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक से रिलेटेड रेस ड्राइविंग, इस पर पुलिस की एक बृहद कार्रवाई की गई थी। साथ में होटल, पब, ढाबे या रेस्टोरेंट्स में जो शराब पिलाने के जो अरेंजमेंट थे, स्ट्रीट क्राइम्स, इस तरीके के जितने भी पुलिस हेड पे हम लोगों के द्वारा विभिन्न कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसके प्रभावी परिणाम भी सामने आए हैं। खासकर ड्रंक एंड ड्रिवन, रेस ड्राइविंग या उसमें करीब 1700 से ऊपर वाहनों का हम लोगों के द्वारा सीज किया गया था। ऐसे जो चालक थे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित कराई गई थी। इसके साथ ही वांटेड, इनामी या अन्य मामलों में करीब 450 से ऊपर गिरफ्तारियाँ पुलिस के द्वारा की गई थी, जिससे न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में रोकथाम लगाने में हम लोगों को मदद मिली और इसके साथ ही कुछ जो आदतन अपराधी थे उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा विभिन्न मामलों में गुंडा एक्ट बनाया गया है, जिसके परिणाम भी सामने आए। अब खबर रुड़की से है, जहां आगामी 28 मई को ईद पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो वहीं पुलिस और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। जहां एसएसपी हरिद्वार ने साफ निर्देश दिए हैं कि कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाए, तो वहीं अवशेषों को गड्ढा खोद कर दबाया जाए या फिर डस्टबिन में डाला जाए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही बताते चले कि मुफ्ती सलीम ने भी मुस्लिम समाज से अपील की है कि त्योहार के दौरान साफ सफाई और नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। ये एक बड़ा त्यौहार है, तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी हैं, जोन्स में इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अता की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं और इसके अतिरिक्त जो दिशा निर्देश मुख्यालय से और रेंज कार्यालय से प्राप्त हुए थे, वो विस्तृत जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो जनपद के प्रत्येक थाने को, प्रत्येक अधिकारी को ब्रीफ कर दिए गए हैं। तो कुर्बानी से मुताल्लिक मैं सभी मुसलमानों से और जो कुर्बानी अदा करेंगे अपील करना चाहूँगा कि ये सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 साल तक कुर्बानी दी और सहाबा इकराम ने और तमाम अइम्मा उलमा ने और तमाम मुसलमान कुर्बानी अदा करते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम के मज़हब में कुर्बानी करना है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कुर्बानी उन्हीं जगहों पे की जाए जहाँ कुर्बानगाह है। जैसे मदरसे हैं, मदरसों में अंदर बहुत ही हिफाजत के साथ होती है, पर्दे के साथ होती है, तो 2-3 जगहों पे जहाँ मदरसे में रोकी में कुर्बानी हो रही है वहीं करें। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।